हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार सोसाइटी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। और मेरे जो लक्ष्य मैंने सेल्फ डेडलाइन चैलेंज शुरू किया था उसमें आप ज्वाइन होंगे और ये वीडियो देखने के लिए ज़रूर आए होंगे। ओके, तो मैं बताने वाला हूँ कि आज मैंने क्या किया है। आज है डेट 16 जुलाई, मेरे चैलेंज का पहला दिन और अभी बज रहे हैं 11। मैंने बोला था कि रोज़ आपको 11-12 बजे के बीच में वीडियो मिलेगी। तो रात्रि है तो लाइट जला के वीडियो शूटिंग कर रहा हूँ। वीडियो की क्वालिटी ख़राब हो तो इसमें कोई शिकायत नहीं। ये चैलेंज मुझे खुद को अच्छा बनाने के लिए है। आप कुछ भी समझे इससे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ये सोशल मीडिया का सहारा लेके चैलेंज पूरा करने के लिए प्रेरित हूँ। ये नहीं है कि अगर खुद से ऐसे करता तो शायद कंपटीशन फाइट करना आसान नहीं होता। अगर कोई कंपटीटर हो तो ठीक है। तो मैंने आज क्या-क्या किया। आज है 16 जुलाई, मेरे चैलेंज का पहला दिन। और मैंने बोला था कि फ़िज़िक्स के पहले 15 दिन पढ़ना है, तो मैंने आज क्या किया। तो कल 15 तारीख से मैंने आपको सूचित किया था और 15 तारीख को 5 से 6 लेक्चर देखे फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर का और दूसरे चैप्टर का आज। पहले चैप्टर का मतलब दूसरा दिन आज था। तो कल से और आज तक मिला के मैंने टोटल लेक्चर 18 लेक्चर देख लिए फ़िज़िक्स के। और 18 लेक्चर में क्या-क्या मैंने पढ़ा आपको भी बताऊँगा अभी। और आप भी अगर पढ़े होंगे, क्लास 12 के स्टूडेंट है, अभी वर्तमान में मिशन आपका 2027 का है, तो स्किप मत कीजिएगा वीडियो को, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। और हर एक टॉपिक का नाम मैं बताने वाला हूँ, फॉर्मूला बताने वाला हूँ। आप लोग अगर रिकवर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। मुझे याद है क्योंकि मैं आज ही अभी वर्तमान में पढ़ा हूँ, ठीक है? इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उससे पहले मैं बता दूँ आपको कि मैंने जो चैलेंज शुरू किया था, आज चैलेंज का पहला दिन है और अभी 11 बज रहे हैं। मैंने आज का वादा पूरा किया और ये वादा कब तक चल रहा है, लगातार हो पा रहा है, देखता हूँ। तो आज मैंने क्या-क्या पढ़ा, फिज़िक्स का पहला चैप्टर का 18 लेक्चर देखे। कल शायद फाइनल हो जाएगा उसका, क्योंकि कुल लेक्चर फिज़िक्स के पहले चैप्टर में 30 लेक्चर्स हैं। तो आज 18 कर लिए, कल 12 हो जाएगा। उसके साथ जो नोट्स नोट्स भी मैं बनाते चल रहा हूँ। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए कि उसका टेस्ट लगाना हो, उसमें कोई अगर टेस्ट लगा हो, क्लास का ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव नोट्स हो, उसको भी मैंने देखना है। तो 12 लेक्चर और कुछ और हो जाएंगे, तो उसको देखना है। तो उसको कल कंप्लीट करूँगा। आज का टॉपिक मैंने क्या-क्या पढ़ा उसको बताता हूँ। पहले मैंने पढ़ा आवेश का संरक्षण सिद्धांत, आवेश क्या है, आवेश के गुणधर्म, आवेश उत्पत्ति कैसे होती है, ये सब जानकारी पढ़ने के बाद मुझे पहला फ़ॉर्मूला मिला आवेश के क्वांटमीकरण से। क्वांटमीकरण में होता है Q इक्वल टू प्लस माइनस n इंटू ई। क्यू का मतलब आवेश है, किसी पदार्थ पर कितना आवेश है उस पर। एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से अगर उस पे जितने सारे एन यानी कि पूर्णांक है उससे गुना कर दिया जाए तो पूरे इलेक्ट्रॉन के चार्ज निकल जाएंगे, जिससे हमको आवेश का पता चल जाएगा किसी वस्तु पर कितना आवेश है। तो यानी कि मेन फार्मूला क्या होगा, Q इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। और दूसरा फार्मूला मिला है हमें P इक्वल टू Q इंटू 2L। इसका मतलब यह है कि P को बोलते हैं डाइपोल मोमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। Q का मतलब है आवेश, 2L का मतलब बीच की दूरी हो गई। दो समान परिमाण के आवेश और विपरीत प्रकृति के अल्प दूरी पर अगर स्थित हों तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। उसी का पहला कोई परिमाण और बीच की दूरी से गुना कर दिया जाए तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है। तो उसी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला होता है P इक्वल टू Q इंटू 2L। 2L दो भागों में बांटा जाता है, मध्य बिंदु से एक एल इस साइड और एक एल इस साइड होता है। तो मध्य बिंदु को उदासीन बिंदु बोलते हैं, जहाँ पे वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को वैद्युत क्षेत्र भी कहा जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। और वैद्युत क्षेत्र क्या है, किसी आवेश या किन्हीं आवेशों के निकाय के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ पे कोई अन्य आवेश या कोई अन्य वस्तु वहाँ पर विद्युतीय या चुंबकीय प्रभाव वहाँ पे आकर्षण और प्रतिकर्षण बल का अनुभव करती है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। और यहाँ पे एक टॉपिक आया वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बोलते हैं। इसको कैपिटल ई से सूचित करते हैं, यह एक सदिश राशि है।
और पीछे मैंने बताया वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण वो भी एक सदिश राशि है। ओके, इतना तक मैंने पढ़ा। उसके बाद इसी में एक टॉपिक मेरा था जो मैं मिस कर रहा हूँ, कूलॉम बल। F इक्वल टू होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे का R स्क्वायर। इसका मतलब सिद्धांत पहले बता देता हूँ आपको। कूलॉम का नियम क्या है, ये सवाल था और उसमें जवाब ये था, कूलॉम के नियम के अनुसार दो आवेशों के स्थिर आवेशों के बीच में, दो स्थिर आवेशों के बीच में लगने वाला बल दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी से हमारा फॉर्मूला निकल के आया था F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बटे का R स्क्वायर। इसको सदिश रूप में भी लिखा जा सकता है और K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर, इसका मान बता सकते हैं 9 इंटू 10⁻9 और ऐसा ही यूनिट लगा लीजिएगा। ओके, उसके बाद में एप्सिलॉन नॉट आया। एप्सिलॉन नॉट का मतलब निर्वात में विद्युतशीलता है और निर्वात में विद्युतशीलता का मतलब क्या है, इसका निर्वात में विद्युतशीलता बताया जाए तो 8.85 इंटू 10⁻11 कूलम पर केजी शायद आता है। इकाई आप लोग देख लीजिएगा इकाई क्या है, इकाई मिस कर रहा हूँ। ओके, आज ही पढ़ा, इतना पढ़ लिया हूँ कि सब मिक्सिंग वोक्सिंग हो गया है, मिश्रण बन गया दिमाग में। ठीक है, फिर भी इतना आसानी से बोल पा रहा हूँ बिना देखे, केवल मैंने टॉपिक का नाम लिखा है। आगे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टॉपिक का नाम है, केवल ये वाला टॉपिक का नाम है। तो अगला टॉपिक ये था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो अक्षीय और निरक्षीय दो स्थिति में निकलता है। तो मैं पहले बताता हूँ बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बटे का R स्क्वायर होता है। जब हम बल को ऊपर रख देते हैं तो बल का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 और बटे का R स्क्वायर होता है। और पूरे बल में यदि प्रति एकांक आवेश से भाग दे दें, यानी कि एक आवेश से भाग दे दें तो एक आवेश खत्म, उसके बाद बचता है क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 बटे का R स्क्वायर। ये क्यू खत्म, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को K से सूचित करते हैं, तो इसीलिए शॉर्टकट फॉर्मूला हो गया K इंटू क्यू बटे का R स्क्वायर। ये बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण दो स्थिति में बनते हैं, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। तो अक्षीय में आपका होता है फॉर्मूला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के आधार पर। पहले मैं ऐसे पूरा बोल देता हूँ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2QL। 2QL का मतलब P होता है और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के लिए हम K लगा सकते हैं। तो इसीलिए अक्षीय में होता है आपका K इंटू 2PR, 2PR बोल रहे हैं, K इंटू 2P बटे का R क्यूब, K इंटू 2P बटे का R क्यूब, ये अक्षीय हो गया। और निरक्षीय के लिए होगा आपका K इंटू P बटे का R क्यूब। ओके, ध्यान रखिएगा हमेशा कि अगर बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो नीचे यानी कि वर्ग, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं तो वहाँ पे दूरी के घन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, और इतना मैंने टॉपिक आज पढ़ा है 18वें लेक्चर तक लगभग, और पढ़ा है शायद आगे कुछ गया था एक समान वैद्युत क्षेत्र और असमान वैद्युत क्षेत्र में, तो उसको मैंने नोट्स नहीं बनाया, अभी उस पर क्लियर नहीं देखा, तो उसको अभी पढ़ने वाला हूँ। आप लोग भी पढ़िए। गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं फिर कल और देखते हैं कल क्या होता है। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं कल के लिए? कमेंट जरूर कीजिएगा। कैसा लगा, मैं अपने वादे को आज पूरा किया हूँ तो आपको कैसा लगेगा? मुझे तो बहुत प्राउड फील होता है। कमेंट जरूर कीजिएगा, कुछ अच्छा कमेंट करके हमको भी सपोर्ट कीजिएगा। ओके, बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं कल।